क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई छोटा यूरोपीय देश नेटो जैसे बड़े सैन्य संगठन से बाहर जाने की बात करे तो उसकी गूंज कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है? स्लोवेनिया में ऐसा ही कुछ हो रहा है। वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है कि वो देश की नेटो सदस्यता पर एक जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं। यानी अब यह फैसला जनता के हाथ में होगा कि स्लोवेनिया को इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। और इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला ब्रिक्स देशों पर भी असर डाल सकता है, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन यह सिर्फ एक वोट नहीं, यह यूरोप के लिए एक बड़ा अलार्म है, जो न सिर्फ स्लोवेनिया बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और एकता पर असर डाल सकता है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे लंबी राजनीतिक उठापटक है जो 2022 से शुरू होती है। उस साल चुनाव में रॉबर्ट गोलोब एक नए चेहरे के रूप में सामने आए और पुरानी सरकार को हटाकर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने का वादा किया। उनकी नई पार्टी फ्रीडम मूवमेंट को 41 सीटें मिली और फिर उन्होंने दो और पार्टियों, सोशल डेमोक्रेट्स और द लेफ्ट के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन जल्दी ही कमजोर होने लगा। टैक्स सुधार अटक गए, हेल्थ सिस्टम में कोई ठोस बदलाव नहीं आया और जजों की सैलरी जैसे जरूरी मुद्दे भी लटक गए। धीरे धीरे लोगों का भरोसा सरकार से हटने लगा और विपक्ष की ताकत बढ़ने लगी। इसी बीच नाटो देशों के बीच एक नया समझौता हुआ कि सभी देशों को अब अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा डिफेंस यानी रक्षा पर खर्च करना होगा, जबकि स्लोवेनिया अभी तक 2% तक भी नहीं पहुंच पाया है और 2024 में उसका डिफेंस बजट सिर्फ 1.29% था, पूरे नेटो में सबसे कम। प्रधानमंत्री गोलोब ने कहा कि वो 2030 तक रक्षा खर्च को 3% तक ले जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ पैसा सिविल यानी गैर सैनिक प्रोजेक्ट्स पर भी खर्च होगा। इस बात से उनकी ही सहयोगी पार्टी लेफ्ट नाराज हो गई और उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव रखा कि जनता से पूछा जाए क्या वो इस बढ़े हुए रक्षा खर्च के लिए तैयार हैं या नहीं। गोलोब की पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि विपक्षी पार्टी एसडीएस, जो हमेशा सेना और नाटो की समर्थक रही है, उसने इस जनमत संग्रह प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव संसद में पास हो गया और प्रधानमंत्री की स्थिति और कमजोर दिखने लगी। इसके जवाब में गोलोब ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला। उन्होंने खुद ही एक नया जनमत संग्रह घोषित कर दिया। इस बार सवाल और भी बड़ा था, क्या स्लोवेनिया को नेटो का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि या तो हम सदस्यता निभाएं और खर्च करें या फिर बाहर निकलने की तैयारी करें। इस बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। विरोधी दलों और नेटो समर्थकों ने इस कदम को खतरनाक और गैर जिम्मेदार बताया। विपक्षी नेता यान्सा ने तो गोलोब को चुनौती दी कि इस वोट को सरकार के विश्वास मत से जोड़ें, लेकिन गोलोब ने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या स्लोवेनिया सच में नेटो छोड़ सकता है? तकनीकी रूप से नहीं, क्योंकि स्लोवेनिया का संविधान कहता है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। इस पूरे मुद्दे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ स्लोवेनिया की राजनीति ही नहीं, बल्कि जनता की सोच भी अब दो भागों में बंट चुकी है। एक हालिया सर्वे में करीब 44% लोग रक्षा खर्च बढ़ाने के खिलाफ हैं, जबकि लगभग 40% लोग इसके समर्थन में हैं। यानी जनता खुद असमंजस में है, सुरक्षा के नाम पर ज्यादा खर्च सही है या नहीं। और अगर बात करें नेटो सदस्यता की, तो यह चौंकाने वाली बात है कि पूरे नेटो संगठन में स्लोवेनिया सबसे कम उत्साही देशों में से एक है, जहां लोग नेटो को लेकर उतने आश्वस्त नहीं हैं जितने पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका यह जनमत संग्रह असल में कोई ठोस नीति बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि विरोधियों को उनकी ही शैली में मात देने की एक पॉपुलिस्ट चाल है। दिलचस्प बात तो यह है कि गोलोब की खुद की पार्टी शायद नेटो से बाहर निकलने के खिलाफ वोट करेगी, लेकिन फिर भी यह राजनीतिक खेल चलाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के समय हुआ था, वहां भी एक जनमत संग्रह सिर्फ जनता की राय जानने के नाम पर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक और आर्थिक तूफान उठा, उसने पूरे यूरोप की दिशा ही बदल दी। स्लोवेनिया का मामला भी वैसा ही विस्फोटक साबित हो सकता है, एक छोटी सी चिंगारी जो पूरे यूरोप की सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को जला सकती है। अब अगर इस मुद्दे को वैश्विक नजरिए से देखें, तो स्लोवेनिया का यह कदम ब्रिक्स जैसे उभरते संगठनों के लिए भी एक संकेत है। जहां नेटो और अमेरिका सैन्य खर्च बढ़ा रहे हैं, वहीं ब्रिक्स, जिसमें भारत, चीन, रूस और अब कई नए देश शामिल हो रहे हैं, आर्थिक साझेदारी और बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहा है। स्लोवेनिया जैसा देश अगर नेटो जैसे संगठनों की नीति पर सवाल उठाता है, तो यह ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए भी एक चेतावनी हो सकता है। भारत और चीन जैसे देश पहले ही अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यूरोप के अंदर से ही नेटो की एकता में दरार आती है, तो इसका असर अमेरिका की ताकत और पश्चिमी दुनिया की रणनीति पर साफ दिखेगा।
अमेरिका शायद इस तरह के जनमत संग्रह को कमजोर नेतृत्व का संकेत माने, जबकि चीन और रूस इसे पश्चिमी ब्लॉक की कमजोरी के रूप में प्रचारित करेंगे। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि स्लोवेनिया नेटो में बना रहेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या पश्चिमी गठबंधन अब पहले जितना मजबूत रह पाएगा, और क्या भारत जैसे देश जो कभी गुटनिरपेक्ष रहे और अब ब्रिक्स के जरिए अपना कद लगातार बढ़ा रहे हैं, इस नई उथल पुथल का फायदा उठा सकते हैं। भारत पहले ही वैश्विक मंचों पर खुद को एक स्वतंत्र लेकिन प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे समय में जब नाटो के भीतर ही दरारें पड़ रही हैं, भारत जैसे देश इस मौके को अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह कूटनीति हो, निवेश हो या व्यापार। दिलचस्प बात यह है कि भारत और स्लोवेनिया के बीच भी आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। मार्च 2025 तक भारत ने स्लोवेनिया को 64 करोड़ 11 लाख डॉलर का निर्यात किया, जबकि स्लोवेनिया से सिर्फ 25 लाख 1,000 डॉलर का आयात किया गया। यानी भारत के पक्ष में एक सकारात्मक व्यापार संतुलन बन रहा है। भारत से स्लोवेनिया को दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स जैसे उत्पाद जाते हैं, जबकि स्लोवेनिया से भारत को मशीनरी, आयरन, स्टील जैसे सामान मिलते हैं। ऐसे में अगर स्लोवेनिया की विदेश नीति या नेटो में स्थिति बदलती है, तो उसका सीधा असर भारत जैसे व्यापारिक साझेदारों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि यह मुद्दा सिर्फ यूरोपीय राजनीति नहीं है, यह भारत की आर्थिक और रणनीतिक दिशा को भी छूता है। अब अगर नजर डालें स्लोवेनिया और चीन के बीच के व्यापारिक रिश्तों पर, तो दोनों देशों के बीच ज्यादा मजबूत संबंध कभी नहीं रहे। 2017 में चीन की एक बड़ी कंपनी हाइसेंस ने स्लोवेनिया की घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी गोरनजे को खरीदा था। यह अब तक का सबसे बड़ा चीनी निवेश माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी 2023 तक चीन से कुल निवेश सिर्फ 300 मिलियन यूरो के आसपास ही रहा, यानी बहुत ही कम। स्लोवेनिया की सरकार और जनता अक्सर चीन के बड़े प्रोजेक्ट्स और निवेशों को लेकर संदेह जताते हैं, खासकर जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। व्यापार की बात करें तो स्लोवेनिया में चीन से इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है, जबकि चीन को एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है। यानी चीन से सामान मंगवाना तो बढ़ता गया, लेकिन स्लोवेनिया का सामान चीन में नहीं बिक पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि स्लोवेनिया को भारी व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट होने लगा, और वो चीनी सामानों पर ज्यादा निर्भर हो गया। दूसरी तरफ चीन का बाजार आज भी स्लोवेनिया की कंपनियों के लिए मुश्किल और सीमित बना हुआ है, जिससे स्लोवेनिया को अपने निर्यात में ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। इस सब का असर यह भी है कि स्लोवेनिया जर्मनी पर अपनी निर्भरता को घटाने की कोशिशों में भी पीछे रह गया है, क्योंकि ना तो वो चीन के साथ खुलकर व्यापार कर पाया और ना ही नए बाजार खोज सका। इससे साफ होता है कि इस जनमत संग्रह का असर सिर्फ स्लोवेनिया की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला यूरोप, अमेरिका और दुनिया की पावर पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या स्लोवेनिया को नेटो जैसे संगठनों से अलग होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनानी चाहिए, या फिर उसे इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो दुनिया की राजनीति, शक्ति संतुलन और आने वाले बदलावों की परतें खोलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।